मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। हेलो एवरीबॉडी देयर। Bonjour, namaste, good morning, good evening and good day. Good to see you all again today. कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब खैरियत से होंगे अपने प्रतिष्ठित स्थानों पर। क्या आप भी किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं किसी भी सिलसिले पर, स्पेशली न्यूजीलैंड? तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा किसी भी अननेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए, जैसे कि कोई कंसिडरेबल ऑफेंस और जिसे हॉनेस्टली डिक्लेयर ना किया जाए तो $400 का फाइन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस क्या है। किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है और वीज़ास कई प्रकार के होते हैं। न्यूजीलैंड में प्रवेश के लिए कई प्रकार के वीज़ा उपलब्ध हैं, जिनमें कि वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, यहाँ तक कि रेसिडेंट वीज़ा भी शामिल है। प्रत्येक वीज़ा का विशिष्ट आवश्यकताएं और आवेदन प्रक्रियाएं होती है और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किस वीज़े की ज़रूरत है और कौन सा वीज़ा आपके लिए सही है। और यहाँ कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जिसे आपको मीट करना होता है। तो यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सभी आवश्यक क्राइटेरियाज को आप मीट कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। चलिए अब देखते हैं वीज़ा के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जो कि बहुत बहुत ब्रीफ है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस के लिए ये बेहतर होगा कि आप किसी लीगल इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करें, जिससे वो आपको एक क्लियर पिक्चर देंगे, गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा वीज़ा सही है और आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ आपको सबमिट करना होगा, जिससे आपका जो ये वीज़ा प्रोसेस है वो ईजी, सिंपल और स्मूथ हो सकता है। ऑलराइट, तो जो एंट्री वीज़ा है रिक्वायरमेंट फॉर यूरोपियन सिटीजन्स, यहाँ पे उनको न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो कि बहुत सिंपल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है और उसको इजीली ऑनलाइन से भी उपलब्ध किया जा सकता है। अब एंट्री वीज़ा रिक्वायरमेंट जो आउटसाइड यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स हैं हमारे जैसे, उनको कभी-कभी जो टाइप ऑफ वीज़ा अपॉन अराइवल भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें वीज़ा एक्सेप्शंस कंट्रीज भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। अब अगर टाइप्स ऑफ वीज़ा अवेलेबल देखें तो अभी हमने जैसे देखा कि न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वाला है और एक जो है विजिटर वीज़ास और टूरिस्ट वीज़ास। तो ये जो वीज़ास हैं वो आपको, अगर आप किसी हॉलिडे पे जा रहे हो या किसी फैमिली मेंबर को विजिट कर रहे हो, तो ये आपके लिए सही वीज़ा है। फिर बाकी जैसे हमने डिस्कस किया, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, रेसिडेंट वीज़ा एंड फैमिली वीज़ा है। अब टाइम फ्रेम जो है वो वर्क वीज़ा पाने के लिए वो कुछ लगभग आपको 10 दिनों से लेकर 5 महीने तक भी लग सकते हैं। अब वैलिडिटी ऑफ टेम्पररी रेसिडेंस परमिट जो है, जो मोस्ट ऑफ द वीज़ास है वो आपको अलाउ करता है टेम्पररी रेसिडेंस के लिए लगभग 1-2 साल के लिए आप रुक सकते हैं। ओके, एंड जो टाइम फ्रेम फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट रेसिडेंस है वो बिटवीन लाइक 58 डेज से लेकर 29 मंथ्स तक लग जाता है। अब इन्वेस्टर वीज़ा अवेलेबिलिटी, जी हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा अवेलेबिलिटी भी है जो एक्सेप्टेबल है। वो जो कोई यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ये पा सकते हैं, लेकिन इसका जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये बेहतर होगा कि आप किसी लीगल इमिग्रेशन लॉयर से बात करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे बिजनेस चला सकते हैं। अब जो स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट है, यस, वो भी डिपेंड करता है आप किस वीज़ा से हैं। वीज़ा आप कौन सा वीज़ा आपके पास है उस हिसाब से आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। अब जब टाइम फ्रेम फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप है, इसमें जो है परमानेंट रेसिडेंस ऑफ 5 years आफ्टर बीइंग, लाइक आप यहाँ 5 साल तक कंटिन्यूसली रह रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि परमानेंट रेसिडेंटशिप पाने के लिए। तो इसके लिए लगभग आपको 12 महीने लग जाते हैं। अब सिटीजनशिप और रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम,
अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर वीज़ा होता है, तो इससे आपको कभी डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं मिल सकता किसी इन्वेस्टमेंट के कारण, लेकिन ये इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम जो है वो लीगल पाथवे होता है, लेकिन आपको प्रवेश द्वार बन जाता है एक परमानेंट रेसिडेंट बनने के लिए। ओके, अब जो ये टैक्स बेनिफिट्स फॉर एक्सपैट्स हैं, मतलब एक्सपैट्स मतलब जो दूसरी कंट्री से आके एक दूसरे कंट्री पे रह रहे हैं, वो जो है या परमानेंटली या टेम्परली कुछ वर्षों से रह रहे हैं, उनके लिए जो है टैक्स एक्सेप्शंस होता है ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से। ओके, जैसा कि हम जानते हैं जो प्लेन यात्रा है हमारी काफ़ी अलग होती है बस और ट्रेन यात्रा से। और कुछ यात्रियों को तो एयरपोर्ट चेकिंग बहुत टेंशन पूर्वक और बैड एक्सपीरियंस में बदल जाता है, स्पेशली जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कुछ बातें तो उनको पता नहीं होती और कुछ बातें वो ध्यान पे रख नहीं पाते। और क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल कुछ कंट्रीज़ जो हैं बहुत पर्टिकुलर हैं, उनका अंदाज़ अलग होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और अगर ना करने से हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि कितने एफिशिएंटली आप अपना लगेज पैक कर सकते हैं, उसे स्कैनिंग में भेज सकते हैं, एंड ओवरऑल आपका जो चेकिंग प्रोसेस है बहुत पीसफुली भी जा सकता है। ऑलराइट, ओके, पैकिंग से पहले ये बेहतर होगा कि आप अपने ट्रैवल एजेंसी से पता लगा लें, जिन्होंने भी आपके लिए टिकट बुक कराई है, कि आपका जो बैगेज है, कितना बैगेज लेके जा सकते हैं, कितना वेट लिमिट है उसमें, और कोई साइज रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं, कितने पीसेस में आप लेके जा सकते हैं, और हैंड बैग में कितना हो सकता है, और आपका जो लगेज है वो कितना हो सकता है। तो वो जो एक रफ आइडिया मिल जाएगा तो आपको इजी होगी पैकिंग में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपका ये लिमिट्स है, वो आपका एयरलाइंस जो आपने बुक किया उस पर डिपेंड करेगा, कौन सी क्लास में आपने बुक किया है उस पर डिपेंड करेगा, जैसे कि इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास, या फिर एयरलाइंस जैसे मलेशियन एयरलाइंस या सिंगापुर एयरलाइंस। फॉर एग्जांपल मलेशियन एयरलाइंस आपको देती 30 kg, सिंगापुर आपको देती है 35 to 40, डिपेंड करता है। ओके, तो वो आपको कंफर्म करना ज़रूरी हो जाएगा कि लिमिट कितना है, कोई रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं। ओके, क्योंकि काफ़ी वक्त ऐसा हो जाता है कि ना, आप बिना जाने मतलब आपको कोई आइडिया नहीं रहता इस चीज़ के बारे में, लिमिट के बारे में, तो आप पैक वैक करके चले तो जाते हो, और चेकिंग के दौरान जब ये आपका वेट देखा जाता है और अगर वो लिमिट से एक्सीड करता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं, फीस देना पड़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पर केजी के हिसाब से। ओके, तो अगर आप ये सब जानकारी पहले लेके बड़ी अच्छी तरीके से पैक करें, और एक बात और, आप आपके पास एक और ऑप्शन हो जाता है, या तो आप वो जो सामान पैक किए हैं उसमें से कुछ सामान निकाल दें, वो लिमिट को मतलब ना लिमिट में रखने के लिए, वेट को उस लिमिट पे रखने के लिए, जो उनका डिजायर्ड ये है, तो उसमें से आप ऑलरेडी इतने ध्यान से पैक करके रखा है कि आपको जो जो चीज़ें हैं रियली मतलब इम्पोर्टेंट है वहाँ जाके यूज़ करने के लिए, सिर्फ वही रखा है, तो उसमें से आप क्या निकाले क्या नहीं निकाले, वो उस जगह का जो स्ट्रेसफुल कंफ्यूजन हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो टेंशन और ये परेशानियां अवॉइड करने के लिए ये बेहतर होगा कि आपके जो ट्रैवल एजेंसी से कंफर्म कर ले, और ये पैकिंग करने के बाद एयरपोर्ट जाने से पहले एक बार वेट चेक कर ले कि वो लिमिट के अंदर ही आ रहा है। तो फिर काफ़ी हद तक आपका जो ये चेकिंग एक्सपीरियंस है वो स्ट्रेस फ्री होगा। ऑलराइट, आपका चेक इन जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो ऑनलाइन होता है, दूसरा जो है वो एयरपोर्ट चेक इन होता है। एयरपोर्ट चेक इन में आप क्या करते हैं, आप काउंटर पे जाते हैं, आपका वेट चेक होता है, उसके बाद आपका लगेज जो है वो प्लेन में भेजा जा सकता है। ओके, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास इशू किया जाता है। और ऑनलाइन चेक इन में जो है आप सेम प्रोसीजर है, ओनली थिंग आपको ये बोर्डिंग पास हैंड में मिलता नहीं है, आपके मोबाइल पे वो रिसीव हो जाता है।
अब ये चेकिंग प्रोसेस जो है वो कैसे आपको हेल्प करता है, ये आपको करेक्ट फ्लाइट चूज करने में हेल्पफुल है, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दिलाता है, यहाँ तक कि आप अपना सीट भी चूज कर सकते हैं, जैसे आपको विंडो साइड चाहिए या नॉर्मल सीट चाहिए। और आपका लगेज, ऐसे जैसे कि मैंने कहा, आपका लगेज भी प्लेन में भिजवा दिया जाता है सेम टाइम। ओके। तो अब ये जो बैगेज है, बैगेज वो दो टाइप में बट जाता है, जैसे कि एक हैंड बैग है और एक लगेज बैग है। ओके। तो आपको कंफर्म करना रहता है, जैसे कि मैंने बताया, ट्रैवल एजेंसी से आपको कंफर्म करना पड़ता है कि कितना वेट अलाउड है, तो उसके हिसाब से आप अरेंज करते हैं। तो ये जो हैंड बैग है, तो यूजुअली जो वो 7 kgs का होता है, प्लस योर लैपटॉप बैग। तो हैंड बैग में आप अपने जो ज़रूरतमंद डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यात्रा में काम आएंगे वो रखेंगे, आपकी कीमती चीज़ें जो अपने साथ रखना चाहते हैं वो रखेंगे, और इजी एक्सेसिबल थिंग, जो चीज़ भी आपको यात्रा के द्वारा आपको कुछ भी यूज़ करना होगा, वो सारी चीज़ें आपके हैंड बैग में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, कौन सी नहीं लेके जा सकते, और कौन सी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। ऑलराइट। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पैक नहीं कर सकते, अपने साथ नहीं लेके जा सकते। ओके। जैसे कि डेंजरस गुड्स है, फॉर एग्जांपल लाइटर्स है, मैच बॉक्स है, बैटरीज है, पेंट है, सिलेंडर है, शार्प्स एंड मेटल्स है। तो ये सारी चीज़ें को डेंजरस माना जाता है, जो हम अपने साथ लेके फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप अपने बैगेज में कोई वैल्यूएबल चीज़ या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आप नहीं रखेंगे। आपका मेडिकेशंस जो है वो अपने साथ, जो रेगुलर मेडिकेशन है जो आपको बीच में लेना होता है, वो सब आपके हैंड बैग में रखेंगे, जो इजी एक्सेसिबल होगा। ऑलराइट। और अगर आप नहीं, ऑन अराइवल जो है आपको एक कार्ड दिया जाता है जो आपको टिक टिक करना रहता है, उसमें आपके सामान में मतलब वन बाय वन ये पूछा जाता है कि आपके सामान में कोई पौधों का या कोई सीड का ये है क्या, आपके पास कोई यूज्ड शूज है क्या बैगेज में, और अगर कोई फूड आइटम्स, कोई मीट प्रोडक्ट्स, कोई ओपन फ्लावर, वो सब लेके जा रहे हैं, आटा वाटा वो सब लेके जा रहे हो या नहीं। तो आपको ईमानदारी के साथ आपको डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं है, और चेकिंग के द्वारा, क्योंकि वहाँ हर काउंटर बाय काउंटर चेकिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप, लाइक हर एक जगह पे जाके रुक कर हमें दिखाना होता है, तो फाइनली तो पूरा सामान खोल के एक एक चीज देखते हैं। और गलती से भी कुछ मिल जाता है जिसने आपने अपने कार्ड में डिक्लेयर कर दिया कि नहीं है, और अगर वो सामान आपके बैग में मिल गया, तो वो सीरियस आपको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। यहाँ तक का आपका बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। और स्पेशली यहाँ न्यूजीलैंड में वो बहुत पर्टिकुलर है कि कोई भी बाहर की चीज़, यूज्ड शूज़, मसालास जो ओपन है, जो आटा वगैरह, जो ऐसे चीज़ें हैं वो ओपन है, कोई लेबल नहीं है। और पौधे, सीड, ये सब ना, ये कंट्री बहुत प्रोटेक्टिव है, मतलब अपनी कंट्री को बचाती है, बाकी कंट्री से ज़्यादा, मतलब ओवर कॉन्शियस है ये। तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ें अंदर लेके नहीं आना चाहती जिनसे यहाँ की जो नागरिक को है वो परेशानी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई जर्म्स या वर्म्स इनके कंट्री में आ जाए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं इस मामले में। तो यहाँ आकर ऐसा कुछ भी पाया गया तो $400 से लेकर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। ऑलराइट। फिर तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट। ओके। तो ये जो है आपका न्यूजीलैंड पैसेंजर अराइवल कार्ड है, इसी में है जो आपको यस और नो करना है, जो जो चीज़ें आपके पास है, साथ में है, आपने लाया है, और जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, वो ये इस चीज़ में आपको एंट्री करनी है। तो ये जो है, आप वाटर बॉटल रख सकते हो, लेकिन जो लिक्विड से सारी चीज़ें हैं, वाटर, ऑयल हो गया, कोई सॉल्यूशन हो गया, अ, तो वो सारी चीज़ 100 लेवल के अंदर ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होगा, नहीं अगर हुआ तो वो फेंक देंगे। ओके, चेकिंग के द्वारा। और ये जो फायर वर्क्स है, इलीगल ड्रग्स है, फर्टिलाइजर है, फ्यूअल, स्टव, स्प्रे,
बियर स्प्रे, अल्कोहल ओवर 70%, मैच बॉक्स। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। यहाँ दिया गया शार्प्स, गन। तो जितने भी शार्प्स हैं, मेटल्स हैं, और ये सारी चीजें हैं जो यू नो मतलब ब्लास्ट कर सकती है, ऐसी कोई चीज़ यहाँ अ, आपके लगेज में नहीं होनी चाहिए। ये जस्ट एग्जाम्पल्स है, तो जाने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या अलाउड, क्या है, क्या अलाउड नहीं है। और ये जो ओपन मेडिकेशंस बिल्कुल अलाउड नहीं है। हर चीज़ की पैकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बारकोड होना चाहिए कोई भी चीज़, कोई भी पैकेट में। तो ये सब ऐसे खुले दवाइयाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। और सिगरेट और स्मोकिंग जो करते हैं उनके लिए भी एक लिमिट है। ओके, कितने बॉटल लेके जा सकते हैं, कितने पर ये सिगरेट्स लेके जा सकते हैं, तो वो सब आपको कंफर्म करके ही अपने बैगेज में रखना बेहतर होगा। ओके, अब हम देखेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। ओके, ये जो घी है, बटर है, पिकल्स है, चिकन पिकल्स, फिश पिकल्स, प्राउंस पिकल्स, मीट पिकल्स, ये सारी जो चीजें हैं, इवन तो ये पैक्ड है बट होम मेड है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए बार कोड के सहित, सील्ड पैक। ओके, एंड मीट हो गया है, और ये सारी नट्स, मीट्स, वेजिटेबल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी अलाउड नहीं है। और ये जो खाना है, लंच डिनर, जो भी आप साथ में लेके जाना चाहते हैं, इसकी एक लिमिट होगी। आप एक बल्क में नहीं लेके जा सकते कोई भी चीज़ को। छोटे से टिफिन में अपनी ज़रूरतमंद जो है एक टाइम का, वो आप रख सकते हैं। ऑलराइट, तो बाकी इतना हैवी सब लेके जाएंगे तो वो फेंक देंगे चेकिंग के द्वारा। और उसके बाद आप आटा भी ऐसे लेके नहीं जा सकते, जैसे कि चावल का आटा हो गया, बेसन हो गया, गेहूं का आटा हो गया, बादाम का ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली पैक्ड विथ बारकोड ही वो अलाउड करेंगे। हर चीज का प्रूफ चाहिए, ऐसे ओपन में आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते होममेड करके। ऑलराइट, ओके, जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये टाइप्स ऑफ मीट्स, किसी भी तरीके का ओपन वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। अब मिल्क हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया, बटर हो गया, हनी, ये सारी चीज़ें जो खुली हैं, बिल्कुल लेबल्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें लिक्विड तो बिल्कुल नहीं। हनी भी आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आपको ये जो मेडिसिन है, ये आयुर्वेदिक हो गया, कुछ आप ओवर द काउंटर आप मेडिसिन ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, होम्यो आयुर्वेदा, कुछ जड़ी बूटियां लेके जा रहे हो, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसमें कोई भी लेबल नहीं है, कोई बारकोड नहीं है, किसी भी तरीके का वो प्रूफ नहीं दे रहा है क्या मेडिसिन है, किस चीज के लिए है, ये आपको बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, स्पेशली फॉर न्यूजीलैंड, वो ऐसे यूज्ड शूज बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे आपको, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी हुई है, मतलब जो गंदा है, जैसे ऑलरेडी यूज्ड है ना, तो वो चीज जो बाहर से उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी इस कंट्री में आ सकता है या तो ला सकता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, ये कुछ भी, तो वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। तो ऑलवेज मतलब आप नए शूज, नई चीजें ही अपने बैगेज में रखेंगे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट में सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी होती है, तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। ओके, तो जो लिक्विड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इजी एक्सेसिबल वो इंस्पेक्शन करा देना चाहिए। जैसे कि अलग से ट्रे निकाला, उसमें आपने मोबाइल, पावर बैंक और लैपटॉप वगैरह निकाल के अलग से रख दिया, आपने बेल्ट शूज अलग से रख दिए, निकाल के जैकेट भी रख दिया, तो वो जो प्रोसेस है वो आपका जल्दी से खत्म हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऑलराइट, और मेक श्योर दैट यू फॉलो द 311 रूल फॉर लिक्विड्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा जो लिक्विड है वो 100 ml के नीचे ही होना चाहिए। ओके, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब तक हमने देखा कि हम कौन कौन सी चीजें नहीं लेके जा सकते। ऑलराइट, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं वो हमारे साथ लेके जा सकते हैं, और कैसे अरेंज किया जा सकता है। ऑलराइट, ओके, अब हम देखेंगे कि आपकी हैंड बैग में आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा सैनिटाइजर हो गया है। ओके, सैनिटाइजर हो गया। और ये जो है आपकी मतलब एक टाइम का जो टिफिन है, छोटा सा डिस्पोजेबल में आप लेके जा सकते हैं, जो आपको इजी हो जाएगा।
ओके, एंड ये पावर बैंक और आपकी चार्जर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स, वॉचेस, ओके। उसके बाद आपकी ग्रूमिंग आइटम्स है, जो अगर लेडीज हैं वो उनका ग्रूमिंग, और जो जेंट्स हैं उनका अलग का, सो वो अपने तरीके से जो जो उनको ज़रूरत होती है वो अपने हैंडबैग में रख सकती हैं। डीओ हो गया, परफ्यूम्स हो गए, सनब्लॉक हो गया। ऑलराइट। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड विंटर के समय पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ऑलराइट। तो हमें हमेशा लाइट वेट बट कंफर्टेबल क्लोथ्स जो कि लेयर्ड में होने चाहिए, मतलब इनर्स होना चाहिए, थर्मल्स होना चाहिए उसके ऊपर, अपने क्लॉथ, नॉर्मल क्लॉथ, उसके बाद जैकेट, मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करना होगा। तो उस हिसाब से आपका जो कपड़े अरेंज करके रखने होंगे, मतलब लेके जाना होगा। तो हम देखेंगे कि क्या-क्या मतलब लेके जाना ज़रूरी हो जाएगा। अ, यहाँ पे वाटरप्रूफ जैकेट है, कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ है, हैट, ओके, सन प्रोटेक्शन वाला जो हैट या कैप जो भी है, एंड क्योंकि वहाँ पे स्विम करने का बहुत सारे बीचेस हैं, थर्मल पूल्स है, तो बेटर होगा कि एक स्विम सूट भी रख दिए। ओके। तो हम अपने के बहुत तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है सितंबर टू नवंबर, समर दिसंबर टू फरवरी, ऑटम मार्च टू मई, विंटर जून टू अगस्त। अगर जैसा भी है, लेकिन यहाँ का जो मतलब वो ठंड जो है वो एक्सट्रीम होता है। इवन दो समर भी रहता है लेकिन ठंडी हवा चलती रहती है, तेज धूप रहता है, कड़क धूप रहता है, फिर भी वो जो हवा रहती है वो ठंड, तो हमेशा मतलब मतलब जरूरत पड़ती है जैकेट की या थर्मल की, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ऑलराइट, तो उस हिसाब से आपको कपड़ा डिसाइड करना होगा और साथ में लेके जाना। एनी हाउ आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाती है, लेकिन ये इनिशियल ट्रांसिट के वक्त आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको वहां जाके सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, डबल ट्रिपल हो जाता है उसका कॉस्ट। तो ये लेकिन क्वालिटी वाली चीजें होती है, लेकिन जो इनिशियली आप जब जा रहे हैं ऑलरेडी इतना खर्चा वगैरह करके, तो ये मतलब जस्ट जरूरत मन चीज आप इनिशियल स्टेजेस में जो काम आएंगे, बेहतर होगा कि आप वो रख लें, ताकि एनी हाउ आप बाकी जाके वहां से ले लेंगे, इससे भी अच्छी चीजें, बट जस्ट इनिशियली आपको जरूरत पड़ सकती है, नई जगह जा रहे हैं, कोई पहचान वाला नहीं है, तो ये काफी हद तक आपका हेल्पफुल हो सकता है। ऑलराइट। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको जैकेट के बारे में बताया, यहाँ आए दिन बारिश होती है, स्टॉर्म के साथ होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। तो आप ऐसा जैकेट चूज करें जो कि वाटरप्रूफ हो और आपको ठंड से भी बचाए। ओके। और हमेशा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जहाँ मतलब जहाँ से भी खरीद ले हो उनसे पूछ लीजिए कि किस लेवल का ये चाहिए आपको, वहाँ की किस ठंड की कंडीशन में जा रहे हैं, मतलब -डिग्री, मतलब वो जो डिग्रियां होती है ना वो बता कर लिए, तो उसके हिसाब से वो आपको दिखाएंगे कि कौन सा परफेक्ट रहेगा उस एरिया के लिए। ऑलराइट। और वैसे तो लोग जो कश्मीर से आ रहे हैं और जो ना नॉर्थ इंडियंस, लाइक हिमाचल से, देहरादून, तो ऐसी जगह जहाँ ऑलरेडी मतलब बर्फीली जगह है, राइट, तो यहाँ आकर उनको एडजस्ट होने में उतनी तकलीफ नहीं होती, उनकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी होती है वो चीज़ें, तो उनको इतना दिक्कत नहीं होती। बट जो लोग मतलब दूसरी जगह से आ रहे हैं उनको शायद ये इनिशियल स्टेजेस में ना ये ठंड सहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे मतलब ये अडेप्शन प्रोसेस में आते हैं। ओके। तो बस जो लोग मतलब जिनको दिक्कत है ठंड में, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज रख ले अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, जैसे हाई नेक क्लोथिंग हो गया, लॉन्ग स्लीव्स हो गए, तो इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा जोड़ी आप रख ले। और कैप हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, थर्मल्स हो गया। और यहाँ की जो समर है, वैसे तो मतलब उतनी हमें फील नहीं होती, लेकिन मतलब यहाँ का एक्सट्रीम जो है वो हमारी कंट्री के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन यहाँ का जो सन रहता है वो इतना स्ट्रॉन्ग और कड़क रहता है, जैसे कि हमारे नौ टप्पा लू लग जाती है बोलते हैं ना, उस टाइप से। लेकिन यहाँ पे जो सन का ये जो प्रभाव है वो स्किन में बहुत बुरी तरीके से पड़ता है, तो ये बोलते हैं कि चश्मा यूज करो प्रॉपरली, है ना, इस टाइप के चश्मे ले लें। और आप सनस्क्रीन रेगुलर का बाहर निकल रहे तो सनस्क्रीन यूज कर ले, और इस टाइप के कपड़े कुछ एक्स्ट्रा जोड़ी रख ले। ऑलराइट। ओके, अब अगर
फुटवियर के बारे में सोचा जाए तो आपको एक, जैसे कि आप जिस मकसद से आ रहे हैं, जैसा कि आप वर्क वीज़ा में ऑफिशियल पर्पस के लिए आ रहे हो, तो उस टाइप के कुछ जोड़े रख लें। उसके बाद अगर आप जब एंट्री कर रहे हो तो वो एक विंटर समय है, तो आपको उस तरीके के शूज़ आपको रखने होंगे। ओके, सॉक्स जो कि थर्मल रहता है। ओके, एंड मतलब एक तो ब्लैक शूज हो गया, एक कैजुअल शूज हो गया, फिर घर में पहनने के लिए आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस टाइप के स्लीपर्स या इस टाइप के कुछ भी आप खरीद सकते हैं। 2-3 जोड़ी आप रख सकते हैं, मतलब हिसाब से आपका वेट तो देखना रहेगा, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको कंफर्टेबल रखेगा, उस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड करें। और आपको बेहतर होगा कि एक ब्लैंकेट या बेडशीट या पिलो केस आप रख लें। ब्लैंकेट जो कि लाइट वेट रहता है, लेकिन अच्छा गर्म देता है, ठंड में आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या-क्या टॉयलेटरीज़ आप अपने हाथ में रख सकते हैं हैंडबैग में। जैसे कि कोई सनस्क्रीन हो गया, छोटा पैकेट, मतलब वो ट्रैवल साइज़ का सब कुछ आपको रखना होगा, ताकि आपका वेट ना बढ़े, लेकिन सारी ज़रूरत चीज़ें भी आप इंक्लूड कर पाएँ। तो इसमें इंसेक्ट रिपेलेंट हो गया, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गया, और कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो आप रेगुलरली ले रहे हैं वो, या ओवर द काउंटर जो पेन रिलीवर, या कोई मतलब जैसे कि मोशन सिकनेस हो गया, या फिर कोई भी लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, उसका कुछ भी आपको जो ज़रूरत लगता है उस हिसाब से। यहाँ पे जैसे ठंड होती है, मतलब कॉफ आ जाता है, सर्दी पड़ जाती है, तो फिर उसमें बेहतर हुआ कि एक कॉफ सिरप, जैसे कि तुलसी, उसका बहुत अच्छा ये है। यहाँ पे मतलब एक बार आ जाता है कफिंग प्रॉब्लम, तो फिर वो लंबे समय तक रहता है, तो उसको मतलब कंफर्ट पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मतलब डॉक्टर से एक जाके इनको बोलिएगा कि आप ऐसे जा रहे हैं, कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, और आपको मतलब क्या-क्या तकलीफ हो सकती है, उसके हिसाब से आपका जो ज़रूरतमंद है वो उनसे लिखवा लीजिए। ताकि जब आप मेडिकेशन, वो भी हर 3 महीने के 3 महीने से ज़्यादा का वो जो पैक है आप नहीं लेके जा सकते हो। तो तब तक का आप जो जितना भी आपको ज़रूरत रह सक जो-जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है, यूजुअली लगती है जो आपको, वो आप उनसे लिखवा कर अपने साथ रख सकते हो प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर काउंटर पे, मतलब एयरपोर्ट में आपसे कोई पूछा जा रहा है, तो आपके पास ये प्रूफ है कि ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है। ओके, इवन विटामिन्स, मिनरल्स जो ओवर द काउंटर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, उससे भी आप एंट्री करवा सकते हो, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना जाए चेकिंग में। ऑलराइट। ओके, उसके अलावा आप देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके हिसाब से जो आप यूज़ करते हैं, ओके, तो वो सारी चीज़ें आप रख लीजिए। अब जैसे शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया है, और बॉडी लोशन हो गया है, बॉडी वॉश हो गया है, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, सोप केस, मेडिकेशंस। लेकिन ध्यान पे रखिए कि मेडिकेशन हमेशा स्ट्रिप में होने चाहिए। कोई भी खुला मेडिकेशन अलाउड नहीं है। डॉक्टर से बाकायदा लिखवा ले, और वो जो भी ज़रूरतमंद है वो आप रख लीजिए विद प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको तकलीफ नहीं होगी एयरपोर्ट में। और ये सारी चीज़ें जो जेंट्स और लेडीज़ का जो ग्रूमिंग मटेरियल्स है, मतलब चीज़ें हैं, वो आप रख सकते हैं। ओके, जो भी चीज़ें मतलब लेडीज़ का जो स्ट्रेटनर है, वो सारी चीज़ें, लेकिन ये सब बैगेज में जाएगा। ऑलराइट, और इतना ही साइज रखे जो मतलब इनिशियल स्टेजेस में आपको काम आए। ओके, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, नहीं तो आपका जो वेट लिमिट से ऊपर हो जाएगा, फिर बाद में परेशानी होगी। ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस के लिए है। इससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ मिलती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस जो शुरुआती जो कुछ दिन है, उसमें आप कंफर्टेबली यूज़ करिए, आपको परेशानी ना हो। इसलिए आप ज़रूरत की चीज़ें कुछ क्वांटिटी में आप रख लीजिए। और ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम हैबिचुअल है, यहाँ पे फ्लश हैंड फ्लश नहीं होता है टॉयलेट्स में, और यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ का मतलब सिस्टम ही यही है। तो जो इंडियंस हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो फिर बेहतर होगा कि आप एक रख लें, जिससे आपको इजी हो जाएगा।
नेक्स्ट आयरन बॉक्स, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर जॉब पे जा रहे हो या स्टूडेंट हो तो आपके कपड़ों को आयरन करने के लिए। तो एक छोटा सा लाइट वेट वाला आप रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है आपका हॉट वाटर बैग, जिनको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और ये कभी कभी पेन रिलीवर का भी काम करता है काफ़ी हद तक। तो अगर बैक पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, तो ये बहुत आरामदायक रहेगा। और ये जो नेक्स्ट है वो स्टीम इनहेलर है। स्टीम इनहेलर, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं तो अक्सर सर्दियाँ भी हो जाती है। तो सर्दी जब आ जाती है तो ये जो है बहुत काम करता है ना, थोड़ी राहत मिल जाती है इससे। और ये जो नेक्स्ट है, इसे कहते हैं नेबुलाइजर। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, छोटे बच्चे हैं साथ में, तो उनको ये क्लाइमेट में अक्सर सर्दी हो जाती है, और अगर होती है तो फिर वो लंबे समय तक रहती है। तो ये बेहतर होगा कि आप एक छोटा सा ये नेबुलाइजर रख लीजिए। और ये यहाँ नहीं मिलता और यहाँ प्रिस्क्राइब भी नहीं करते डॉक्टर्स। तो ये अगर रख रहे हो तो बच्चों के लिए विद प्रिस्क्रिप्शन वहाँ के डॉक्टर से लिखवा के ला लीजिए। ऐसे क्लाइमेट पे जा रहे तो बच्चों के लिए वो लिख देंगे, और आप उसको लेकर आकर कुछ हद तक ये बहुत राहत देगा बच्चों को, जब चेस्ट कंजेशन वगैरह हो जाता है, कॉफ हो जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है उसके लिए। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आप एक रख लीजिएगा अगर बच्चे साथ में हैं तो। और ये नेक्स्ट जो है, ये मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि ये हमेशा ब्लेंडर मिलता है तो ये अच्छा होगा कि आप एक ग्राइंडर रख लीजिए, काफ़ी समय तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो है, मैंने आपको ऑलरेडी मतलब सनस्क्रीन के बारे में बता दिया है, बट फिर भी मैं एक पॉइंट में स्ट्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस होती रहती है, बट स्टिल ठंड हवा के कारण स्किन हमेशा ड्राई रहता है, और ये जो सन भी है बहुत स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया, स्किन को हार्मफुल रहता है ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ऐसी चीज जो ना स्किन को मतलब मॉइस्चराइज भी रखे और सन प्रोटेक्शन भी दे, तो ये निविया। और मेक श्योर कि आप SPF 50+ ही ले रहे जब भी सनस्क्रीन ले रहे हैं, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक अच्छा होगा कि आप एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड ले लें, जो कि आपको आपका लैपटॉप, ये जो है मोबाइल चार्ज करने में, या फिर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके जा रहे हैं उसके लिए सहायक। पता नहीं आपको किस टाइप का एकोमोडेशन मिलेगा, कितनी मतलब पिंस होंगे, तो फिर ये बेटर होगा कि आप एक छोटा सा ऐसे आप एक रख लें। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यूनिवर्सल अडेप्टर है। ये बहुत काम आएगा आपकी, क्योंकि हर कंट्री का अलग पिन सिस्टम होता है। तो ये जो चीज़ें यूनिवर्सल है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई भी यूरोपियन कंट्री से लेके एशियन कंट्रीज, हर जगह ये चलती है। और ये मल्टीपल मतलब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एक ये सिंगल अडेप्टर के द्वारा। ऑलराइट, इसके पिंस कुछ इस तरीके से होते हैं, बहुत मल्टीपल मतलब यूज़ मतलब कर सकते हो इस एक अडेप्टर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, मिल जाएगा आराम से। और ये जो है फ्लास्क एक रखना ज़रूरी है, ट्रैवलिंग में काम आएगा, रूम पे काम आएगा। ओके, क्योंकि ठंड के वक्त में गर्म पानी अपने साथ रखो, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एक प्लेट रख ले, एक कप या मग या ग्लास, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे वो रख ले। एक कुकर रख ले, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो एक 3 kg का रख ले। अगर आप मतलब फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर 5। तो डिपेंड्स कि कितने लोग आ रहे हैं, उनके हिसाब से वो डिसाइड कर ले कि कितनी ज़रूरत पड़ेगी, बट एक कुकर बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। ओके, अब हम देखेंगे कि और क्या ज़रूरत पड़ सकती है आपको यहाँ पर। तो ये जो है पैन, ओके, और ये नॉन स्टिक का कोई भी मतलब एक एक कम से कम, जो भी आप मतलब जैसा भी आपका मिजाज है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपके हिसाब से क्या लगता है, वो एक एक एटलीस्ट एक ही में आप गुजारा कर सकते तो बेटर। क्योंकि यहाँ आकर आप पैसे भी ले सकते हो, इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें। लेकिन इनिशियल में जैसे ही आप आ रहे हैं ट्रांसिट के वक़्त आपको मतलब पहले कुछ शुरुआती दिनों में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक स्पून हो गया और एक इस टाइप के जो है बड़े चम्मच, ये सब आपके काम आएँगे। नाइफ, स्पून्स, ये मतलब इतने सारे नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट लीस्ट एक-एक करके आप अगर रख लें तो बहुत हेल्पफुल होगा। ये कटिंग बोर्ड हो गया,
और ये जो अम्ब्रेला बहुत बहुत ज़रूरी है, वो भी स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला, ऐसे वैसे नहीं होगा, क्योंकि स्टॉर्म इतनी तेज़ होती है कि आपको उड़ा ले जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ की स्टॉर्म। मतलब बारिश के साथ जब आता है और अक्सर आता है, तो बेहतर होगा एक स्ट्रॉन्ग छाता आप रख ही ले। ऑलराइट, बहुत काम आएगा आपकी। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको खुली चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर कि आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में, जैसे कि मसाला-वसाला 100 ग्राम, 50 ग्राम, वो सारी अगर आपको इस पैकेट में मिल रही है तो बहुत अच्छा है। बेसन हो गया, आटा हो गया, और ये राइस हो गया, शुगर, सॉल्ट, चिली पाउडर, ये सब, ये जो ना गरम मसाला, जितने मसाले से, ये सब आप इस पैकिंग में लेके जा सकते हैं, जिसमें एक्सपायरी डेट है और बार कोड है। ऑलराइट, इस तरीके के पैकेट में होने चाहिए, प्रॉपरली सील्ड पैक। लेकिन मेक श्योर कि उसका हर चीज़ का एक, क्योंकि आपका वेट बढ़ सकता है, तो मेक श्योर जो भी आपको बहुत ज़रूरत लगता है, आप मतलब रेगुलरली लेते हैं, उस हिसाब से आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में हर चीज़ को, बस शुरुआती दिनों के लिए आपके लिए जितना हेल्पफुल रहेगा, उस तरीके से आप डिसाइड करें कि क्या चाहिए। और आप एक छोटा सा टिफिन बॉक्स रखेंगे तो वो भी यहाँ आकर काम आएगा, अगर आप वर्किंग है या स्टूडेंट है, तो हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपको कौन सी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह आप उसे अरेंज करके रख सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने हैंड बैग पे रख रहे हैं, इजी एक्सेसिबल, जब भी चेकिंग होगी तो आपको इजीली दिखाने में सहूलियत होगी। और उसमें आप पासपोर्ट, वीज़ा कॉपीज, ट्रैवल इंश्योरेंस, आप अच्छे से, बेहतर होगा कि आप एक ट्रैवल वैलेट बना लें, जिसमें आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रख पाए सेपरेट लोकेशन में, तो इजी एक्सेस होगा। ऑलराइट, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है ट्रैवल के लिए। ऑलराइट, ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। ऑलराइट, फिर आपका वीज़ा, ओके, जो लाइक जिस टाइप का भी वीज़ा है उसकी कॉपी, विजिटर वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो या फैमिली वीज़ा हो, स्पॉन्सर वीज़ा हो, जो भी है, जो जिस टाइप का वीज़ा है उसकी कॉपी आपको रखनी होगी। उसके बाद टिकट आपको रखना होगा। ओके, उसके बाद टिकट आप जब काउंटर पे देंगे तो उसके बदले आपको दिया जाएगा ये बोर्डिंग पास। ओके, और जिस मकसद से आप जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर है तो बेहतर होगा कि आप रख लें, कैप ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर, अगर आप स्टूडेंट है तो उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का ऑफर लेटर। ओके, अब जैसे कि अगर नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनका डिसीजन लेटर फ्रॉम द काउंसिल। उसके बाद आपकी ये जो तीनों इम्पोर्टेंट इंडियन कार्ड्स, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ओके, और ये है आपका फॉरेक्स कार्ड, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप कैश का जो लिमिट है, उसको आप कैश लेके जा सकते हैं एक लिमिट में। ओके, जैसे कि यहाँ न्यूजीलैंड में 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर अलाउड है, आप अपने हैंड में रख सकते हैं। और बाकी जो अमाउंट है वो आप फॉरेक्स कार्ड में कर सकते हो, यहाँ आकर उस कार्ड में आप वो कैश यूज कर सकते हो। ओके, तो वो आपको पूछना है अपने प्रोवाइडर, जो भी बैंक से आपका ये टाई अप है, उस बैंक से आप पूछ सकते हैं कि वो आपको फॉरेक्स कार्ड अरेंज करके दे सकते हैं या नहीं, या तो फिर इंटरनेशनल आपका जो नॉर्मल कार्ड है, इंटरनेशनल एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा होता है। लेकिन फॉरेक्स कार्ड में एक खासियत है कि आप जो शॉपिंग है विदाउट इंटरेस्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब विड्रॉ करना है तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट लगता है, तो वो आप अपने ट्रैवल एजेंसी या बैंक से, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो करेंसी वगैरह एक्सचेंज करके थे, उन वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं इस मामले में। तो मेक श्योर कि ट्रैवल से पहले ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर ले, कीप इट रेडी फॉर द ट्रैवल। एंड देन ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि इनिशियल टाइम पे आप एक नई जगह पर आ रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर, और आपकी जैसे तबीयत खराब हो गई, तो कि एक इंडिया जैसी जगह से आप किसी इस तरह की यूरोपियन कंट्री में आ रहे हो, तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस कितनी मतलब डबल ट्रिपल हो सकती है। एक छोटे से मामूली से फीवर के लिए भी आपको काफ़ी हद तक एक्सपेंस हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप एक 3 मंथ्स 6 मंथ्स का जो है ट्रैवल इंश्योरेंस आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर लें और उसे भी रेडी रखें।
ओके, जैसे कि हमने बताया कि वीज़ा के टाइप्स, तो आप जिस टाइप के वीज़ा आपने अप्लाई की है, अप्रूव हुआ है, तो वो टाइप ऑफ वीज़ा आपको यहाँ पे मतलब यात्रा में काम आएँगे दिखाने के लिए, है ना, चेकिंग के लिए। तो स्टडी वीज़ा उसके सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको मतलब जो भी आपका ऑफर लेटर आया है, जो भी मतलब वहाँ से जो भी है ना कम्युनिकेशन हुआ है, तो वो आप रख लीजिए। जो मतलब अगर कुछ दिक्कत हुई कहीं भी चेकिंग में, तो वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो, जो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि स्टडी पे हो गया, जॉब पे हो गया, टूर पे हो गया, माइग्रेशन फैमिली वीज़ा पे हो गया। ओके, तो वो सब आप देख के उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे, ओके, वाइल ट्रैवलिंग। ओके, तो ये जो हमारा आप माइग्रेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको गाइड करेगी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। मतलब आपकी कंट्री से एक न्यूजीलैंड जैसी जगह पे आप रिसेटल कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुली आप मतलब सारे प्रोसीजर प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके लिए एक मार्गदर्शिका होगी। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं वो ऐसा कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान पे रखना है। ओके, जिस किसी भी मकसद से आप न्यूजीलैंड जैसी जगह पर आ रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले पे हो या फिर पढ़ाई के पर्पज से हो, या कोई मल्टीपल ऑप्शंस ऐसा फॉरेनर देख रहे हो, या फिर इमिग्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली को ज्वाइन करें, आपका स्पाउस या पार्टनर यहाँ पे काम कर रही है, बिजनेस कर रहे हो, तो आप उनसे ज्वाइन करना चाहते हो, उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये डिपेंड किया आपका मकसद क्या है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मतलब आप ट्रांसिट कर सकते हो परमानेंटली इन दिस कंट्री। ओके, ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो ये अप्लाई करने के लिए। और ये ना इन डेप्थ प्रेजेंटेशन दिया जाता है इस सब्जेक्ट के सिलसिले में आपके इमिग्रेशन लॉयर द्वारा इन न्यूजीलैंड। तो ये इसका मतलब कई लीगल स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है और रीलोकेट करने के लिए। तो ये जो आपका इमिग्रेशन लॉयर है वो स्टेप बाय स्टेप आपको रिप्रेजेंट करते हुए बड़ी ब्यूटीफुली वो हैंडल करके आपको सक्सेसफुली इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दे देते हैं, जिससे आपका ट्रांजिशन जो है वो बहुत स्मूथली जाता है। ऑलराइट, ओके, अब जैसे आपका वीज़ा भी रेडी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, अब आप सेटलिंग का सोचेंगे। ऑलराइट, आपका मेन फोकस उसमें होना चाहिए। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है वो आपको ध्यान में रखते हुए सारे प्रोसेस स्टार्ट करने होंगे। फॉर एग्जांपल, जाते साथ आपको एक एकोमोडेशन चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ की जो एक साइट है ट्रेड मी करके, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटीज़ है, ग्रुप्स है, जहाँ वो आप फ्रेंड के थ्रू या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इवन फेसबुक में भी आप न्यूजीलैंड टाइप करेंगे तो आपको कुछ कम्युनिटी मिलती है। वहाँ से आपको एकोमोडेशन रेडी किया जा सकता है। ऑलराइट, तो इसके कई साइट्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर मतलब जिस तरीके का भी आप चाहते हैं, ग्रैनी फ्लाइट चाहते हैं, जैसे कि मतलब फुली फर्निश्ड और विदाउट फर्निश्ड, तो उसके हिसाब से जिस तरीके का भी आप चाहिए, कितने लोग आ रहे हैं साथ में, उसके हिसाब से कितने रूम्स वाली एकोमोडेशन चाहिए, किस लोकेलिटी पे चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरीके से प्लान करके आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ प्लेसेस है जहाँ आप ये ढूंढ सकते हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल सकता है। आप सर्च करके वो अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको बैंक अकाउंट ओपन करनी होगी आपका यहाँ आने के बाद। तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जिस टाइप का भी आप वीज़ा पे आ रहे हैं उसके बेस में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो वर्क वीज़ा है उसके लिए वो फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, बाकी जितने भी वीज़ा हैं वो तो बहुत मतलब ईज़िली हो जाता है। ओके, उसमें आप आपका जो वो वर्क वीज़ा है उससे आप मतलब बैंक में जाकर एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको यहाँ का यू नो अ, जो आईआरडी है वो भी आपको लिंक करवा देंगे। ठीक है, तो आईआरडी नंबर भी मिल जाता है, और बैंक अकाउंट नंबर वर्क वीज़ा से एम्प्लॉयर के थ्रू आप वो ओपन कर सकते हो। अब अगर जैसे कि आप विजिट में हो या टूरिस्ट वीज़ा में हो, तो उसमें आपको क्या करना है, आपका जो
पैन कार्ड है, इंडियन पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, और जो आपका पर्पस है वो मतलब वीज़ा, टाइप ऑफ वीज़ा, वो आप प्रोवाइड कर कर, और आप जहाँ भी मतलब टेम्पररी स्टे कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, लोकली जहाँ भी स्टे कर रहे हैं, तो वहाँ का जो है रेसिडेंशियल ये जो रहता है यू नो डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपके ऑनर से आप रेंटल पे हो तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप सबमिट कर सकते हो एज अ प्रूफ। तो उससे भी आपको काफ़ी इजीली आपको बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो है आपका हेल्थ केयर है। तो यहाँ का जो सिस्टम है, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर जीपी का जो है, जीपी के द्वारा आपको एक हेल्थ नंबर मिलता है, जिससे आपका जो पहले तो एनरोल करना पड़ता है, आपको एक नंबर मिल जाता है, उसके हिसाब से आपका जो हेल्थ केयर सर्विस है वो स्मूथ हो जाता है। लेकिन आपको मतलब कभी भी कोई दिक्कत हुई तो आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली उसके द्वारा आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। और आपकी जो हिस्ट्री जो है, मतलब एक बार आप एनरोल कर दिए, हर बार उस नंबर से आप हर जगह, हाँ, मतलब हर वक्त आप मतलब अपॉइंटमेंट लोगे, तो वो नंबर जो है परमानेंटली है, जब तक आप इस कंट्री में हो तब तक वो परमानेंट रहेगा, और उसके द्वारा ही आपके सारे हेल्थ चेकअप्स और हेल्थ केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपका जो ये जितने जब से आपने एनरोल किया है वो सारा चीज़ उसमें एंट्री हो जाता है, कौन कौन सी चीज़ें कब कब क्या क्या हुई, तो जब भी मतलब एक क्लिक में आपकी सारी हिस्ट्री वहाँ पे आ जाती है, तो मतलब किसी भी डॉक्टर को इजीली एक्सेस हो जाता है मतलब ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी टिप्स थे जो आपको मतलब ध्यान में रखने होंगे कभी भी मतलब आप सेटलिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना होगा, प्लान करना होगा, और उसके लिए जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो अरेंज करनी होगी प्रायर टू योर ट्रैवल। जैसे कि मैंने बताया कौन कौन से साइट में कहाँ कहाँ जाकर आपको ढूंढ सकते हो, ऑप्शंस हैं आपके पास। इवन जो फेसबुक मार्केट है वहाँ पे आपको जितने भी मतलब चीज़ें, जो इनिशियल चीज़ें फर्निशिंग की हैं, अगर आपको सिर्फ मतलब घर मिला है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनफर्निश्ड है, तो वहाँ पे आप पा सकते हैं। जैसे सोफ़ा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, इनिशियल जो चीज़ें हैं ना, हर चीज़ आपको मिल सकती है सेकेंड हैंड। और हमारे कंट्री की जैसे सेकेंड हैंड मतलब टूटी-फूटी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, दिखने में बिल्कुल फर्स्ट हैंड ही लगेगी। इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि लाइक इंग्लिश पीपल आर वेरी पर्टिकुलर, उनकी सारी चीज़ें वो बहुत सँभाल के रखते हैं, और एवरी नाउ एंड देन मतलब वो चेंज भी करते रहते हैं। तो उतना मतलब पुराना सामान वो रखते ही नहीं है, तो टूटा-फूटा तो मिलेगा ही नहीं, तो अच्छे कंडीशन का ही आपको मिलेगा, और हर चीज़ें मिल जाएगी। तो आप इत्मीनान से अपना प्लान कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब